नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए हम चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, कैसे बाइनोमियल थ्योरम से किसी भी द्विपद का हम विस्तार करते हैं। द्विपद मतलब a प्लस बी की पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से एक्सप्लेन किया था। फिर भी किसी स्टूडेंट्स के किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, कॉल करें, आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि डेली रूटीन में हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है, हमें ऑफ नहीं रखना है, हमें पढ़ाई डेली करनी है। बाय द वे किसी कारणवश यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो नेक्स्ट डे के शेड्यूल में उसको 100% इंक्लूड करें और उसको आगे बढ़ाएं। मैं जो चर्चा कर रहा था, चैप्टर हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ये था 8th चैप्टर था। तो उसमें हमने जो पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया। फिर एक बार आपको बताता हूं, a प्लस बी की पावर n को जब हमने एक्सपेंड किया था तो यहां पर NCR लगता है, NCR, और फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर होती है और सेकंड टर्म की पावर r होती है। ये एक्सपेंड करने का तरीका है। r बिलोंग्स टू जीरो से लेकर और n तक होता है। r बिलोंग्स टू जीरो से n तक। फर्स्ट r का वैल्यू जीरो होता है, सेकंड r का वैल्यू 1 2 3 4 और इनफाइनेटली वो चलता है कहां तक, n तक। तो देखिए इस तरह से एक्सपेंड इसको करते हैं। अब यहां हम जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स कि nवे पद का गुणांक। ठीक है, nवे पद का गुणांक। और दूसरा टॉपिक रहेगा मध्य पद, मिडल पॉइंट जो है। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं? पहले मैं मध्य पद के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाह रहा था, पर अभी जब मैं इसका डाउट लेता हूं उसके पहले स्क्रिप्ट दूंगा तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, वो डाउट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैं पहले nवें पद के गुणांक का एक एग्जांपल सवाल ले लेता हूं। एक्सरसाइज मैं 8.2 का ही सवाल उठा लेता हूं। आप चाहो तो एक्सरसाइज 8.2 का ही डाउट उठा लेते हैं और उसमें हम फर्स्ट डाउट को लेते हैं। x प्लस 3 की होल पावर 8 में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, x की घात 5 का गुणांक क्या है, ये हमारा डाउट है। देखिए डाउट को गौर से, और हम डेट की बात करें तो 1 दिसंबर 2020। हमें x प्लस 3 की पावर 8 के विस्तार में x टू दी पावर 5 का क्या चाहिए, गुणांक चाहिए। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, x फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म पे पावर आती है n माइनस आर। समझ में आ गया? x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पे पावर आती है n माइनस आर। n माइनस आर का वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। पहले पद पर जो पावर होती है वो n माइनस आर के बराबर होती है।
तो n माइनस आर बराबर कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। उससे हमारे पास r की वैल्यू आएगी। r की वैल्यू आएगी तो मैं यहां पर इस पद जिसमें x की घात 5 रहती है उसका गुणांक ज्ञात कर पाऊंगा। तो देखिए, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार n माइनस आर का वैल्यू 5। n का वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि a प्लस बी की पावर n होता है, तो n का वैल्यू 8 है। 8 माइनस आर बराबर 5। इस r को उधर ले जाता हूं, प्लस का r हो गया, 5 को इधर ले आता हूं, 8 माइनस 5, r का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। समझ में आ गया? तो क्या होगा, तो x की घात 5 का गुणांक हमें चाहिए। वो गुणांक लिखा जाएगा 8c3, r का मान 3 है ना, और जो r पावर होती है वो सेकंड टर्म पे होती है, दूसरे पद पे होती है। दूसरा पद कौन है यहां पर, 3, तो यहां पर 3 के ऊपर पावर 3 आएगी। दूसरे पद पे पावर होती है r, पहले पद पे पावर होती है n माइनस आर, तो n माइनस आर से तो हमने r का वैल्यू निकाल लिया, और पहले पद को मैंने यहां लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, कि पहले पद में केवल x है, और x की पावर n माइनस आर लिखूंगा तो वापस x की घात 5 लिखूंगा। मुझे तो x की घात 5 का गुणांक चाहिए। जैसे गुणांक से तात्पर्य जो होता है उसको 1 मिनट के लिए मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे 3xy² z है, ये एक पद है, इसमें यदि मैं गुणांक की बात करता हूं तो गुणांक किसका चाहिए, गुणांक का मतलब गुणा में लिखा गया अंक गुणांक कहलाता है। अब गुणांक किसका चाहिए, जिसका गुणांक चाहिए उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उसको नहीं बोलना है। उसके अलावा उसके साथ में कौन है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहां पर z का गुणांक चाहिए, तो z को छोड़ के क्या पड़ा, 3xy² इज द कोफिशिएंट। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, गुणांक, यानी 3xy² z का गुणांक है। x का पूछे तो 3y² z x का गुणांक है, y² का पूछे तो 3xz y² का गुणांक है, 3 का पूछे तो xy² z 3 का गुणांक है, y का पूछे तो 3xyz y का गुणांक है। इस प्रकार से गुणांक लिखते हैं, गुणा में लिखा गया अंक गुणांक कहलाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां गुणांक की बात करते हैं, x की घात 5 का तो गुणांक पूछा ही है, तो x की घात 5 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़कर जो है वो लिखना है। इसको हल करेंगे, 8c3, तो 8 का फैक्टोरियल, फिर 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, गुणा में 3 की घात 3 यानी 27 होता है, पढ़ा है आराम से। ये भी 8 माइनस 3 5 हो गया, तो ऊपर 8 का जो फैक्टोरियल 8 7 6 और 5, नीचे आएगा 5 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल लिख देता हूं, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूना 6 कट गया, और गुणा में 27 पड़ा था, 7 8 2। तो अब देखिए इसका रिजल्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये गुणांक है x की घात 5 का। एक बार वापस देख लें, किसी भी द्विपद प्रसार की किसी भी पद का गुणांक चाहिए, या उसमें उपस्थित किसी वेरिएबल का आपको गुणांक चाहिए, तो उसे ज्ञात करने का तरीका, पहले आप r का वैल्यू पता कीजिए, उस पर NCR अप्लाई कीजिए, a प्लस बी की घात n का जो हमारा फॉर्मूला है उसको अप्लाई कीजिए, और फिर उस पद का आपको गुणांक प्राप्त हो जाएगा।
स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम कि क्या होता है। डाउट नंबर इसका सेकंड है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजन उसका है वो माइनस वाला है, ए प्लस बी वाला नहीं है। ए माइनस बी वाला है, तो ए माइनस बी वाला कैसे हैंडल करते हैं उसको भी मैं बताना चाहूंगा। एक बार आप इसको गौर से देख लें। सेकंड है इसका ए माइनस 2b का होल पावर 12 के प्रसार में ए की घात 5 गुणा बी की घात 7 का गुणांक चाहिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगी? देखिए, यहां पर फर्स्ट टर्म कौन है? ए। कितनी घात है? 5। फर्स्ट टर्म पे पावर होती है n माइनस आर। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आप लिखेंगे n माइनस आर इज इक्वल 5। n का वैल्यू यहां पर 12 है, 12 है। n माइनस आर इज इक्वल 5 हो गया। क्लियर है? n माइनस आर 5 है, तो r का वैल्यू पता करने के लिए r का उधर ट्रांसफर करूंगा, प्लस का हो गया। ये 5 12 में से माइनस होगा, 7 हो गया। ठीक है साहब, आगे देखिए, r का वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे? उपयुक्त पद का गुणांक चाहिए, तो लिखेंगे अतः है a की घात 5 गुणा b की घात 7 का गुणांक, वो आएगा 12c 7। आर का मान 7 आ गया। और देखना, इस पे या इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है? पहली बात तो इसकी पावर का गुणांक पूछा, इसलिए ये लिखना नहीं है। फिर दूसरी बात, यदि बाय द वे इसके साथ कोई गुणा में 2 3 5 होता, 3a होता, तो a को तो नहीं लिखते, पर 3 की घात n माइनस आर जरूर लिखते, क्योंकि जो 3 है वो गुणांक बनाएगा। ऐसे यहाँ b को नहीं लिखूंगा मैं, किसको लिखूंगा? ये जो 2 है वो गुणांक बनाएगा। यहां पर एक छोटी सी बात और बताऊं, ये प्लस के लिए है। यदि हम व्यापक पद की बात करते हैं, तो व्यापक जो पद होता है उसमें एक चीज और आती है, गुणा में यहां पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं? -1 की पावर r होती है। यदि r सम संख्या में है, 0 2 4 6 8 है, तब तो ये पद का गुणांक पॉजिटिव रहता है। और r का वैल्यू विषम संख्या ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 है, तो इसका गुणांक नेगेटिव रहता है, ऋणात्मक रहता है, माइनस का रहता है। समझ में आ गई? तो व्यापक पद को लिखने का ये तरीका है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात 7 यानी r होती है पावर, और गुणा में -1 की घात r यानी 7 लिख दिया। क्लियर है? r विषम है इसलिए गुणांक माइनस का आएगा। 12 c 7 का रिजल्ट 12 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। 2 की घात 7 का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 2 की 2 4 8 16 32 64 और 128 गुणा में 128, इसको हल कर देंगे। 12 11 10 9 8 और 7
गुणा 128 और बटे में 12 माइनस 7 5 का फैक्टोरियल होता है। किसी भी संख्या का फैक्टोरियल लिखना है तो वहां से स्टार्ट होकर 1 तक चलना है। 7 के फैक्टोरियल को एडजिट पढ़ा रहने दो क्योंकि ऊपर के 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये हम कैंसिल कर सकते हैं जो भी हो रहा है उसको। जैसे हम कर दें 5 दूना 10 तो 10 कैंसिल हो गया, फिर 4 × 3 12 तो 12 कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया 9 × 8 × 11 × 128। इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे 11 × 9 × 8 × 128। तो ये इस दिए गए पद में a की घात 5 इंटू b की घात 7 का क्या आ जाएगा, गुणांक आपको ज्ञात हो जाएगा। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें। ऋणात्मक पद था इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन किया है। मैं यहां पर आपको एक बार फिर से जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था उस टॉपिक का भाग भी कुछ दिखाना चाहूंगा जो यहां पर यूजफुल है, जो आपके लिए यहां पर उपयोगी है। तो उसको भी देखना है और वापस इसको रिमाइंड करना है और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। तो देखते हैं हम आगे। मध्य पद की बात करते हैं। किसी भी द्विपद प्रसार का बाइनोमियल जो थ्योरम के अकॉर्डिंग द्विपद प्रसार हम पढ़ते हैं, उस द्विपद प्रसार का मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं उसका आपको मैं एक व्यापक फॉर्मूला पहले बताता हूं, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेकर उसको सीखेंगे समझेंगे। स्टूडेंट जैसे ये है, यहां पर क्या है कि यदि जो n है, यदि n जो घात जिसे बोलते हैं हम सिंपल भाषा में, n जो घात है, तो यदि n जिसे हम घात बोलते हैं एक विषम संख्या है, तो ये तो घात की बात हुई है। प्रसार में पदों की संख्या घात से एक ज्यादा होती है। घात n है तो पदों की संख्या n+1 होती है। इसका बहुत ही सटीक और अपने बहुत ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल आपको बताता हूं। a+b की घात 2 यानी a+b का होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं, a² + 2ab + b²। कितने पद हुए, 3 हो गए ना। घात कितनी थी, 2। पद कितने आए, 3। यानी पदों की संख्या घात से ज्यादा होती है यानी n+1 होती है। तो प्रसार में जो पद हैं, प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगी। क्लियर, प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगी। अब टोटल पद हो गया n+1, मध्य यानी बीच का। यदि ये एक विषम संख्या n और n में एक जुड़ते ही n+1 सम होगी। मान लो टोटल पद आए 10, तो आधा निकालेंगे तो एक तो 5वां होगा, एक 6वां होगा। यदि टोटल पद आए 12 तो उसका आधा करो, एक तो 6वां पद मध्य पद में काउंट होगा और एक 7वां पद मध्य पद में काउंट होगा। टोटल प्रसार में पद आए 8, तो 8 का आधा 4, मध्य पद होगा चौथा और 5वां। समझ में आ रही बात मेरी, समझ में आ रही है? तो देखिए यहां पर तब आप क्या कहेंगे, ये क्या होगी, एक यहां लिखता हूं, ये एक सम संख्या होगी। यदि घात विषम है तो जो पदों का विस्तार है, पदों की संख्या है, वो एक सम संख्या हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तब इस प्रसार का जो मध्य पद ज्ञात करेंगे, वो मध्य पद आएगा n+1/2 यानी वह पद, तथा दूसरा रहेगा n+1/2 और +1 यानी उससे एक आगे वाला, यानी ये कितने पद हुए, 2 पद आएंगे। टोटल पदों की संख्या सम है
तो उसके प्रसार में मध्य पद 2 पद होंगे। यदि घात मान लो n का मान 6 होता, 8 होता, 4 होता, 10 होता, सपोज करो n का मान 10 होता, घात 10 होती, तो प्रसार में पद 11 होते। और यदि पदों की संख्या 11 है तो उसका मध्य पद निकालना है, 11 प्लस 1/2 यानी 6वां पद हो जाता। तो यहां पर फर्स्ट स्ट्रीम समझ में आ गई कि यदि n का मान एक विषम संख्या है तो प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगी, जो कि एक सम संख्या है। तब मध्य पद आएगा n+1/2 वा पद और n+1/2 + 1 वा पद। आगे बात करते हैं हम इसकी। तो हमारे पास, तो देखिए नेक्स्ट, यदि n जिसे हम घात बोलते हैं, यदि घात एक सम संख्या है तो प्रसार में पद n+1 जो कि क्या होती है, एक विषम संख्या होगी, यानी विषम होंगे। अतः उनका मध्य पद ज्ञात करना है अपने को, तो उनका मध्य पद आएगा n+1। तो पहले से है, ये तो पदों की संख्या हो गई, उसमें एक जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, इतना नंबर का पद उसका मध्य पद कहलाएगा। आई बात समझ में? तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले इसको देख लें, आराम से समझ लेना, उतार लेना, अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिखना है, याद रखना है कि किस तरह से मध्य पद ज्ञात करते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं और उसका मध्य पद आपको बताता हूं। उतार ले इसको। मैं मध्य पद से रिलेटेड एक सवाल आपको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ सवालों की आपको चर्चा कर लूं। सवाल नंबर 3 और 4 दोनों में आपको प्रसार का व्यापक पद लिखना है। व्यापक पद लिखने का सूत्र मैंने आपको लिख रखा है, यहां पर यह सूत्र लिखना है। ए क्या है, बी क्या है, वो आप इसमें रख देंगे। आर का वैल्यू नहीं लिखना है, एन दिया गया है, आर का वैल्यू नहीं लिखना है, और ए की घात जो लिखना है n-r, तो आर पड़ा रहेगा, और यहां पर बी की घात भी आर लिखनी है, और -1 की घात आर जो भी है, 5 है, 50 है, 10 है, जो भी है वो लगानी है। तो तीसरा चौथा इस तरह से होगा। जो पांचवा है, चौथा पद ही ज्ञात करना है। चौथा पद है, इट मीन आर का वैल्यू 1 कम होता है। आर का वैल्यू पदों की संख्या से कम होता है, यानी चौथा पद है तो आर का मान 3 हो गया। है क्या आप चाहो तो एक बार बता दूं। मैं सवाल संख्या 5 की बात करता हूं, वो है x - 2y होल पावर 12 और 12c। आप चाहो तो मैं चौथे पद के लिए आपको बताना चाहूंगा, मैं चौथे पद के लिए क्या होता है, r का मान 3 होगा, r बराबर 3 होगा। फिर देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो 12c3, r का मान 3 हो गया। फर्स्ट टर्म है, पहले आपको वो लगा दूं, -1 की पावर r लगेगी तो r का वैल्यू 3 हो गया। फिर लिखना है 12c3 और फर्स्ट टर्म की पावर n - r 12 - 3 और सेकेंड टर्म की पावर हो गई r। इसको मैं सोल्व भी कर सकता हूं, यहां पर विषम पावर r तो -1 गुणा का आएगा। 12c3 हम सोल्व कर लेंगे, 12c3 आपको सोल्व करना भी बताया मैंने। ये इंटू में की पावर हो जाएगी 9 और ये 2y की पावर 3 होगी, यानी ये हो जाएगा इंटू में 8y की पावर 3। इसको सोल्व कर लेंगे, इसे गुणा कर लेंगे, ये आ गया हमारा चौथा पद।
4th टर्म हो गया, T4 हो गया। समझ में आ गई बात इतनी? आगे देखिएगा आप, एक सवाल आगे पढ़ा इसका 6 नंबर का, उसमें भी 13वां पद ज्ञात करना है, 13th नंबर का टर्म पता करना है। 13वां पद है तो आर का मान 12 हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स आज इतने सवाल काफी है, अच्छी तरह इनको पढ़ना है, समझना है, देखना है, होमवर्क जरूर करना है, पढ़ाई करनी है, रेगुलर वीडियो देखें, किसी भी विषय में किसी प्रकार की दिक्कत हो कॉल करें। पढ़ाई के लिए एक दूसरी सूचना आपको बताना चाहूंगा, 11th की फैकल्टी में जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं या जो बच्चे अभी तक फैकल्टी चूज नहीं की है, आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जानकार हैं, सूचना दे दूं आपको मैं कि लास्ट 10 तारीख पोर्टल की है जिसमें एडमिशन आप करा सकते हैं किसी भी स्कूल में। यदि आपको 11th क्लास में एडमिशन चाहिए तो उसकी लास्ट तारीख 10 तारीख है, 10 दिसंबर है। इसके बाद किसी भी सूरत में किसी भी स्कूल में आपका एडमिशन नहीं होगा। ये कहने की बात नहीं है, अब की बार जो अब चल रहा है पिछले 2-3 साल से, तो इस बार से 101% गवर्नमेंट पोर्टल पे जिस बच्चे का नाम ऐड होता है उसी बच्चे को उस स्कूल का सदस्य माना जाता है, उस क्लास का मेंबर माना जाता है। साथ ही साथ बाय द वे कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे लास्ट ईयर आई कि आपको प्रमोट किया गया बाकी लोकल क्लासेस को, तो प्रमोट करने का भी यदि ऑफर आता है, मौका ऐसा आता है, सिचुएशन ऐसी बनती है, तो उस कंडीशन में भी आप यदि पोर्टल पे होंगे नहीं तो आपको किसी भी क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स आप 10th पास आउट ही माने जाएंगे, आप 12th में नहीं जाएंगे। आपके भविष्य के लिए, आपकी शुभ मतलब चिंतक के नाते आपको मैं सचेत कर रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, सूचना दे रहा हूं कि 101% आकर 5 तारीख से पहले पहले आप सभी, 5 दिसंबर से पहले पहले आप सभी विद्यालय आकर अपनी फैकल्टी, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, या जो ले लिया है, ऐसा मत सोचना कि मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने तो आपको बता दिया, बताने से नहीं होगा। आप स्कूल आकर फॉर्म फिलअप करेंगे, अपनी फैकल्टी वहां पर चूज करेंगे, आप अपने साइन करेंगे, वो फॉर्म सबमिट करेंगे, जमा कराएंगे, तो पोर्टल पे फॉर्म चढ़ेगा, तब जाकर आप उस क्लास के सदस्य, मेंबर बनोगे, स्टूडेंट बनोगे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, सुनना नहीं है, इसको लागू करना है, इसको पूरा करना है। 5 दिसंबर बोला मैंने, 5 दिसंबर से पहले पहले आपको 101% अपना फॉर्म फिलअप करना है। स्टूडेंट इस तरह मेहनत करें, पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।